अस्सलाम वालेकुम। हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वाला टॉपिक ही चल रहा था। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन। टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले जो है पेशेंट की डोज सेलेक्ट करनी है। डोज जो है वो पेशेंट टू पेशेंट हमारे पास वेरी कर रही होती है। हम देखेंगे कि हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का कितना एक्सपोजर पेशेंट को दे सकते हैं या उसकी बॉडी जो है पेशेंट की वो कितनी रेडिएशंस को बेयर कर सकती है। इसके लिए हमने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है टेस्ट डोज, क्योंकि हर पेशेंट का रिएक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, यही उन्होंने बताया कि जो हमारे पास टेक्निक है टेस्ट डोज लगाने की वो तमाम पेशेंट्स के लिए सेम होती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है। एक तो हमने कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कितने फासले से पेशेंट की बॉडी के ऊपर लगानी है और कितनी देर के लिए लगानी है। टाइमिंग और डिस्टेंस में डिफरेंस आता है, बाकी सब कुछ तमाम पेशेंट्स के लिए सेम होता है। अब हमने इसमें देखना क्या है, इसमें हमने पेशेंट का देखना है E1। ई स्टैंड फॉर इरिथमा। ठीक है, अब हमारे पास इरिथमा होता क्या है। जब पेशेंट का एक्सपोजर होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ तो एनर्जी ज़्यादा होती है, पेशेंट की बॉडी के अंदर एनर्जी पेनिट्रेट कर देती है। इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स नहीं आता पेशेंट की बॉडी के ऊपर, लेकिन जब पेशेंट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का ट्रीटमेंट लेने के बाद घर जाता है तो उसको 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर पिंकिश या रेड कलर की अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है। मतलब जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अप्लाई की होती है वो जगह रेड होना शुरू हो जाती है या पिंक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इरिथमा लेवल 1। इरिथमा लेवल 1 कब बोलेंगे, अगर तो 24 घंटों के अंदर अंदर ये रेडनेस ये पिंकिश कलर जो आ रहा है ये ख़त्म होना शुरू हो जाए तो हम इसे इरिथमा लेवल 1 बोलेंगे। लेकिन अगर विद इन 48 आवर्स ये ख़त्म होने लगता है तो हम इसे इरिथमा लेवल 2 बोलेंगे। हमने इरिथमा पढ़ा था पहले कि इरिथमा के 4 टाइप से 4 लेवल्स होते हैं, E1, E2, E3 और E4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल यूज़ के अंदर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस किस तरह अप्लाई करते हैं। हमने जिस बॉडी पार्ट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अप्लाई करनी है उसके ऊपर हम इस तरह का एक पैच लगा देते हैं। इस पैच के ऊपर इस तरह की शेप्स बनी हो सकती हैं मुख्तलिफ, और बाकी बॉडी पार्ट जिसको हमने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एक्सपोज नहीं करना उसको हम किसी भी क्लॉथ वगैरह से किसी भी चीज़ से कवर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने पैच अप्लाई किया उसके बिल्कुल ऊपर लैंप का हेड कर देंगे और डायरेक्टली इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे पास आ रही होंगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस पैच को रिमूव करेंगे और इसका एक्सपोजर होगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ। हमने 30 सेकंड के लिए इसका एक्सपोजर कराना है। 30 सेकंड के बाद इस तरह हम ये वाला पैच रिमूव करेंगे और इसका भी 30 सेकंड तक एक्सपोजर कराएंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ। इसका 30 सेकंड के लिए होगा, लेकिन इसका हमारे पास 60 सेकंड के लिए हो जाएगा, क्योंकि 30 सेकंड पहले एक्सपोजर दिया था, अब फिर 30, तो 30 + 30 60 सेकंड हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम जो है इस तीसरे पैच को रिमूव करेंगे और इसका भी एक्सपोजर होगा फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ 30 सेकंड के लिए। इसका 30 सेकंड के लिए होगा तो इसका 60 के लिए होगा और इसका फिर 90 सेकंड के लिए हो जाएगा हमारे पास। इसमें होगा ये कि जैसे जैसे हम अगला पैच रिमूव करते जाएंगे पिछले पैचेस का भी एक्सपोजर होगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ, इसलिए इनकी जो एक्सपोजर टाइमिंग है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब हमने लास्ट वाले को एक्सपोज किया तो इसकी डबल टाइमिंग हो गई, इसकी ट्रिपल हो गई। ठीक है, अब डोज कैलकुलेट करने के लिए हमने ये देखना है कि पेशेंट को जो रेडनेस है वो कितने घंटों बाद आ रही है। अगर तो क्या कहते हैं पेशेंट के का जो मतलब वो पिंकिश या रेड कलर जो आया वो 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो जाता है तो ये सेव है, क्योंकि ये इरिथमा लेवल 1 है। लेकिन अगर नहीं होता तो इसका मतलब उसका E2 और हमने उसको बहुत ज़्यादा रेडिएशन अप्लाई कर दिए, नेक्स्ट टाइम हमने उसे कम अप्लाई करनी है। नेक्स्ट जब हमें E1 पता चल जाएगा तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि E1 के लिहाज से कि पेशेंट को E2 कब अपीयर होगा, E3 कब अपीयर होगा। उसके लिए भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, उनको भी हम अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने अब हम इसको एक दफ़ा रिवाइज करते चलते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट डोज बाय एयर कूल्ड लैम्प से हमने किस तरह कैलकुलेशन करनी है। एरिया सूटेबल होना चाहिए, स्किन को वॉश कर लेना है हमने। ठीक है, 3 डिफरेंट शेप के होल्स हैं जैसे ये हैं हमारे पास। ठीक है,
और मिडल होल जो है उसका साइज़ होना चाहिए 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इंटू 2 उसका साइज़ होना चाहिए, बाकी सबका डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मरकरी वेपर लैम्प। मरकरी वेपर लैम्प में अगर फर्स्ट डिग्री एरिथमा है तो उसमें हमने 1 मीटर के लिए 2 मिनट का एक्सपोजर देना है, 2 मिनट से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं देना। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियर लैम्प। क्रोमियर लैम्प में हमने पढ़ा हुआ है कि हम इसका जो है डायरेक्ट कंटैक्ट करवा सकते हैं पेशेंट की बॉडी के साथ। अगर हमें डायरेक्ट कंटैक्ट करवाना है तो फिर हमने 2 सेकंड के लिए अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं करना। और अगर हमने डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं करवाना तो हमने लैंप को पेशेंट की बॉडी से 10 सेंटीमीटर दूर रखना है और 10 सेकंड के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में हमने फर्स्ट डिग्री रिदमा के लिए 3 मिनट तक अप्लाई करना है। ये नेक्स्ट वही बात आ गई जो मैंने बताया था पहले भी कि अगर हमें E1 पता चल जाए तो हम उसके लिहाज से ये देख सकते हैं कि पेशेंट को E2 कब अपीयर होगा, E3 कब अपीयर होगा और E4 कब अपीयर होगा। E2 कैलकुलेट करने के लिए हम E1 का जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू हाफ से, और अगर E3 कैलकुलेट करना है तो हम E1 का जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। इसी तरह E4 कैलकुलेट करने के लिए हम E1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। नेक्स्ट जब पेशेंट घर चला जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के एक्सपोजर के बाद, तो हमने उसे इंस्ट्रक्शंस देनी है कि उसने ख्याल रखना है कि उसको रिदमा कब होता है, क्योंकि इस लिहाज से हम जो है सिविरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने उसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़्यादा अप्लाई की हैं या नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में हमने कम अप्लाई करनी है, कम एक्सपोजर देना है। पेशेंट के रिएक्शन से हमें पता चलेगा कि हमने फ़र्दर कितनी डोज उसको देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट डोज बाय थेरेक्टिन टनल। इसमें हमारे पास सेम प्रोसीजर यूज़ होता है, लेकिन जो इसमें लार्ज होल है उसका साइज़ होता है 4 इंटू 4 सेंटीमीटर। इसको हम एब्डोमेन वगैरह पे प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट डोज बाय क्रोमियस लैम्प। इसका पेशेंट की स्किन के साथ, बॉडी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है, और जो साइज़ है स्मॉल होल्स का वो 0.25 इंटू 0.25 सेंटीमीटर होता है। एक्सपोजर टाइम इसका हमारे पास मतलब शॉर्ट होता है, छोटा होता है। इसकी इंडिकेशन क्या है कि सिर्फ इरिथमा से हमें पता चलता है कि जब इरिथमा बॉडी के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निक्स हैं कुछ जनरल इरेडिएशन की। कुछ टेक्निक्स हैं, मतलब कि जब हमने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अप्लाई करनी है पेशेंट की बॉडी के ऊपर तो उससे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट का जो बॉडी पार्ट है जहाँ जिसको हमने ट्रीटमेंट देना है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, उसको हमने रिमूव कर लेना है डस्ट वगैरह को, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है, ठीक है, सोप वगैरह से उसको धो लेना है ताकि जो भी डस्ट है, कोई भी चीज़ वगैरह ऊपर मटीरियल लगा हुआ है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। उसके बाद हमने उसको टावल वगैरह से जो है क्या कहते हैं क्लीन कर लेना है। हम टावल वगैरह से भी क्लीन कर सकते हैं। वॉश किया उसके बाद टावल से उसको क्लीन करेंगे ताकि जो वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह वो वहाँ से रिमूव हो जाए। पेशेंट को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है, उसे बता देना है कि उसके साथ क्या होने वाला, सारा प्रोसीजर उसे एक्सप्लेन कर देना है। पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल पोस्चर के अंदर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और वही जब मैंने बताया था कि क्लिनिकल में हम कैसे यूज़ करते हैं, अदर बॉडी पार्ट्स जिनके ऊपर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं चाहते उनको हमने कवर कर देना, ठीक है। और जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर हैं जैसे लिप्स, ईयर लोब्स, आईलिड्स, निपल्स और नेवल एरियाज़ वगैरह, इनके ऊपर हम थिन फिल्म अप्लाई कर देते हैं पेट्रोलियम जेली की एक पतली सी लेयर इसके ऊपर लगा देते हैं। और आइज़ वगैरह को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम गॉगल्स वगैरह यूज़ करवाते हैं, कॉटन वूल, ठीक है। और ये वही बताया कि एक थिक ब्लैंकेट यूज़ करते हैं बाकी बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए, बाकी तमाम बॉडी को एक थिक ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं ताकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से उनके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए।